हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल यूपी एग्ज़ाम क्विज़र में। आज है 27 मार्च और आज के वीडियो में हम 27 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे और हर एक क्वेश्चन से रिलेटेड आपको फैक्ट भी बताएंगे। इस वीडियो की अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो इसकी जो डिटेल पीडीएफ है वो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम ग्रुप की लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो वहाँ से आप सभी लोग जो है टेलीग्राम को ज़रूर से ज्वाइन करें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का सेशन शुरू करने से पहले हम कल के क्वेश्चंस का रिवीजन करेंगे। कल का पहला क्वेश्चन है, हाल ही में यूनेस्को द्वारा जारी एक रिपोर्ट के अनुसार दुनिया की कितनी प्रतिशत आबादी के पास सुरक्षित पेयजल नहीं है। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट होगा, 26%। अगला, किस राज्य सरकार ने एक फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी के साथ पेयजल सेवाओं को बेहतर बनाने के लिए MOU साइन किया है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा, हिमाचल प्रदेश सरकार ने। दोस्तों, यूपी करंट अफेयर्स की लास्ट 6 मंथ की एक PDF ई बुक हमने तैयार की है। अगर आपको इसे डाउनलोड करना है तो इसकी लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई है, वहाँ से आप इस PDF ई बुक को डाउनलोड कर सकते हैं। ये जो PDF ई बुक है ये उत्तर प्रदेश के सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, लास्ट 6 मंथ की है, यानी जुलाई 2022 से दिसंबर 2022 तक की। इसके अलावा अगर हम बात करें जनवरी 2023 और फरवरी 2023, तो ये जो PDF ई बुक है इसकी लिंक भी आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो ये दोनों PDF ई बुक आप डाउनलोड कर सकते हैं। अगर इसे डाउनलोड करने में कोई प्रॉब्लम होती है तो साइट पर आपको व्हाट्सएप नंबर और ईमेल मिल जाएगा जिस पर आप कांटेक्ट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, वैदिक विरासत पोर्टल को किस केंद्रीय मंत्री ने लॉन्च किया। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, गृह मंत्री अमित शाह ने। अगला है, एशियाई हॉकी महासंघ ने किस देश के हॉकी महासंघ को बेस्ट ऑर्गेनाइजर अवार्ड से सम्मानित किया। तो किसको, भारत को। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। अगला है, आयकर विभाग के द्वारा करदाताओं के लिए लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है। तो अभी जो है आयकर विभाग के द्वारा एक मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च हुआ, नाम है इसका AIS। ऑप्शन नंबर यहाँ पे ए करेक्ट हो जाएगा, वार्षिक सूचना विवरण, यानी कि एनुअल इंफॉर्मेशन स्टेटमेंट। अगला है, हाल ही में भारत और किस देश के बीच द्विपक्षीय समुद्री अभ्यास कोंकण 2023 आयोजित किया गया। तो ये जो है भारत और UK के बीच किया गया। ऑप्शन यहाँ पे ए करेक्ट होगा। अगला है, नासा और इसरो ने संयुक्त रूप से कौन सा एक पृथ्वी विज्ञान उपग्रह का निर्माण किया है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा ए, निसार। अगला है, हाल ही में किस देश के जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप ने सौरमंडल के बाहर एक विशाल लाल ग्रह की खोज की है। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा डी, अमेरिका की जो अंतरिक्ष एजेंसी है नासा। अगला है, हाल ही में किस देश ने एशियाई खो खो चैंपियनशिप के पुरुष और महिला दोनों टीमों के खिताब जीते हैं। ये जीते हैं इंडिया ने। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों, ये थे पिछले वीडियो के क्वेश्चन जो कि हमने रिवीजन किए। अब हम शुरू करते हैं आज का सेशन। आज का पहला क्वेश्चन है, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य को किस राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, तमिलनाडु। दोस्तों, तमिलनाडु सरकार ने जो है अभी एक नए वन्यजीव अभ्यारण्य को घोषित किया है और ये राज्य का 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य है। ठीक है, नाम क्या है इसका, तो थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य, ये इस अभ्यारण्य का नाम है। ध्यान रखेंगे, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य। अभ्यारण्य इरोड जिले के अंथियूर और गोबीचेट्टीपालयम तालुकों में 80,567 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है और इसमें अंथियूर, बरगुर, थट्टाकारई और चेन्नमपट्टी में आरक्षित वन क्षेत्र शामिल है। यानी ये इसकी लोकेशन बताई गई है, कहाँ पे ये स्थित है। ठीक है, कौन कौन से जो है इसमें क्षेत्र शामिल है ये यहाँ पर आपने देखे। थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य बाघ, हाथी, तेंदुए, जंगली सुअर, गौर और हिरण सहित विभिन्न जंगली जानवरों का घर है। तो ये थानथाई पेरियार, यहाँ पे क्या होगा, थानथाई। ठीक है, थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य जो है, तो ध्यान रखेंगे इसको, मोस्ट इंपॉर्टेंट होगा क्योंकि अभी जो है अभी इसको घोषित किया गया। तमिलनाडु का ये 18वां वन्यजीव अभ्यारण्य घोषित किया गया। तो पूछा जा सकता है कि थानथाई पेरियार वन्यजीव अभ्यारण्य ये किस राज्य में स्थित है। तो ध्यान रखेंगे तमिलनाडु में। दोस्तों, तमिलनाडु की अगर हम बात करें तो तमिलनाडु से संबंधित एक क्वेश्चन आप याद रखेंगे कि देश का पहला डुगोंग संरक्षण अभ्यारण्य जो है वो कहाँ पे स्थापित किया गया, तो वो तमिलनाडु में स्थापित किया गया है। ये ध्यान रखिएगा। और इसके अलावा ये क्वेश्चन और ध्यान रखिएगा कि भारत में अपना जलवायु परिवर्तन मिशन शुरू करने वाला जो पहला राज्य है वो कौन सा बना, तो ये तमिलनाडु बना है। अगला है, किस नेता को आपराधिक मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद लोकसभा के सदस्य के रूप में अयोग्य घोषित किया गया। तो अभी किसको किया गया है, राहुल गांधी को। ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा।
दोस्तों सूरत की एक अदालत द्वारा 2019 में अपनी मोदी उपनाम टिप्पणी पर मानहानि के मामले में दोषी ठहराए जाने के बाद जो राहुल गांधी हैं इनको अभी लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया। राहुल गांधी ये केरल के वायनाड संसदीय क्षेत्र से लोकसभा के सदस्य हैं। उन्हें जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8 के साथ साथ भारत के संविधान के अनुच्छेद 102(1)(e) के प्रावधानों के तहत अयोग्य घोषित किया गया है। तो दोस्तों ये क्या मामला था कि जो राहुल गांधी हैं इनको लोकसभा से अयोग्य घोषित किया गया। तो 2019 का ये मामला था जो मोदी सरनेम को लेकर के था। यानी जो राहुल गांधी हैं उन्होंने जो है एक टिप्पणी की थी, जैसे नीरव मोदी हैं, ललित मोदी हैं और एक और होंगे कोई, तो इनको लेकर के उन्होंने ये कहा था कि कैसे सभी चोरों का जो सरनेम है वो मोदी है। तो इस तरह को लेकर के ये जो है केस आया और जो राहुल गांधी हैं अभी इनको दोषी ठहराया गया और इनकी लोकसभा की जो सदस्यता है वो ख़त्म कर दी गई, क्योंकि कोर्ट का ऐसा मानना था कि जो इन्होंने कहा कि कैसे सभी चोरों का सरनेम मोदी है, इससे जो मोदी समुदाय है उस पूरे का जो है क्या होता है, छवि खराब होती है। आप कह सकते हैं पूरे जो मोदी समुदाय है इसकी मान हानि है। ठीक, तो इसी को इसी को लेकर के जो है ये फैसला सुनाया गया और अभी इनको लोकसभा से अयोग्य घोषित कर दिया गया है। अगला है, वित्त मंत्री ने पेंशन के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया। ये जो समिति है ये किसके अधीन स्थापित की जाएगी? ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा सी, वित्त सचिव के अधीन। दोस्तों वित्त मंत्री जो है निर्मला सीतारमण, इन्होंने पेंशन के मुद्दे पर विचार करने के लिए एक समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है। यानी जो न्यू पेंशन स्कीम है NPS है, तो इसको लेकर के आप लोगों ने देखा होगा कि कई जगह पर क्या होता है, इसको लेकर के विरोध प्रदर्शन किए जाते हैं और कहा जाता है कि इसमें बदलाव किया जाए। तो इसी को लेकर के जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने एक समिति गठित करने का प्रस्ताव दिया है। प्रस्ताव के अनुसार वित्त सचिव के अधीन समिति का गठन किया जाएगा। समिति एक ऐसा दृष्टिकोण भी विकसित करेगी जो राजकोषीय विवेक बनाए रखते हुए कर्मचारियों की ज़रूरतों को पूरा करे। यानी जो NPS है इसमें कुछ बदलाव किया जाएगा। जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने ऐसा कहा है और इसके लिए एक समिति गठित की जाएगी। उसी के अनुसार जो है ऐसा किया जाएगा, जो कर्मचारी हैं उनकी क्या ज़रूरतें हैं उसको जो है पूरा करेगी। तो इसको लेकर के एक समिति गठित की गई है। यानी NPS जो है इसमें अब कुछ ना कुछ बदलाव किया जाएगा। और ये जो समिति बनाई गई है वो किसके अधीन काम करेगी? तो ध्यान रखेंगे वित्त सचिव। अगला है, NGT ने रामसर स्थलों की सुरक्षा में विफल रहने पर किस राज्य सरकार पर 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया? तो ऑप्शन यहाँ पे बी करेक्ट हो जाएगा, केरल सरकार पे। दोस्तों राष्ट्रीय हरित परिषद के प्रमुख बेंच ने जो केरल सरकार है इसको दंडित करते हुए 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया। उसमें उनकी असंबद्ध प्रदूषण रोकने की असमर्थता का उल्लेख किया गया। ये जो निर्णय है ये रामसर स्थलों के निर्दिष्ट करने के बावजूद अनियंत्रित प्रदूषण को रोकने में केरल सरकार की असफलता को दर्शाता है। जो NGT है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो और हिंदी में कहेंगे राष्ट्रीय हरित परिषद, तो जो NGT है इसने अभी केरल सरकार को दंडित करते हुए 10 करोड़ रुपए का जुर्माना लगाया है। और ये जो जुर्माना है क्यों लगाया गया? तो इसलिए क्योंकि जो केरल सरकार है ये प्रदूषण रोकने में असमर्थ रही, प्रदूषण रोकने में ये विफल रही, इसी को लेकर के ये जुर्माना लगाया गया। दोस्तों NGT है क्या? तो NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, इसकी जो स्थापना है वो 18 अक्टूबर 2010 में की गई थी। कब की गई थी? 18 अक्टूबर 2010 में इसकी स्थापना हुई थी। ये आप ध्यान रखेंगे, ठीक है। और ये जो NGT है इसको क्यों स्थापित किया गया था? तो ये जो NGT है ये पर्यावरण संरक्षण, वन संरक्षण, प्राकृतिक संसाधनों सहित जो पर्यावरण से संबंधित जो भी कानूनी अधिकार हैं, ठीक है, इसके अलावा जो नियम हैं, जो कानून हैं, उससे जुड़े हुए जो मामले हैं वो NGT जो है देखता है। यानी अगर हम सरल भाषा में देखें तो आप ये कह सकते हैं कि पर्यावरण अदालत इसको कहा जाता है NGT, क्योंकि जो NGT है राष्ट्रीय हरित परिषद, इसका जो काम है वो क्या है कि जो पर्यावरण से संबंधित मामले होंगे वो उसको देखेगा। ठीक, तो ये चीज़ आप समझ सकते हैं। जो NGT है उसकी स्थापना और NGT है क्या, और अभी जो है NGT ने केरल सरकार पे जुर्माना लगाया है 10 करोड़ रुपए का। दोस्तों यहाँ पे केरल की बात है तो कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केरल से रिलेटेड, ये आप यहाँ पे ध्यान रखेंगे। तो पहला क्वेश्चन ध्यान रखेंगे, देश की पहली पेपरलेस जो हाई कोर्ट है वो बनी है केरल हाई कोर्ट, ध्यान रखेंगे, ठीक है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सारे क्वेश्चन हैं ये आप यहाँ पे याद रखेंगे।
देश की पहली जो वाटर मेट्रो है ये कहाँ पे चलाई गई, तो ये चलाई गई है केरल के कोच्चि में। इसको ध्यान रखेंगे, केरल के कोच्चि में चलाई गई है देश की पहली वाटर मेट्रो। देश का पहला संविधान साक्षर जिला कौन सा बना, तो ये बना है केरल का कोल्लम जिला। कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धति को अपनाने वाला पहला राज्य कौन सा है, तो ये बना है केरल। ध्यान रखेंगे केरल जो है ये कार्बन न्यूट्रल कृषि पद्धति को अपनाने वाला पहला राज्य है। ठीक है, केरल के जो नृत्य हैं वो ध्यान रखेंगे, कथकली नृत्य हो गया, मोहिनी अट्टम है, थय्यम, थुलाल, ये जो सारे नृत्य हैं ये केरल से संबंधित हैं। ठीक है, अभी केरल में साइली मोबाइल एप्लीकेशन लॉन्च किया गया और सुरक्षा मित्र परियोजना ये भी केरल से संबंधित है। इसके अलावा एक क्वेश्चन और ध्यान रखेंगे आप कि सभी आदिवासियों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने वाला पहला जिला कौन सा है भारत का, तो वो है केरल का वायनाड जिला। ठीक है, नाम ध्यान रखेंगे, वायनाड जिला जो है ये केरल का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है इससे ध्यान रखेंगे, सभी आदिवासियों को बुनियादी सेवाएं प्रदान करने वाला भारत का पहला जिला। बुनियादी सेवाएं जैसे आधार कार्ड हो गया, बीमा है, बैंक अकाउंट है, तो ये जो सारी बुनियादी सेवाएं, तो ये जो है सभी आदिवासियों को देने वाला पहला जिला बना है वायनाड। तो ये केरल से संबंधित कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं, याद रखेंगे इनको। अगला है, मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने किस शहर में युवा महापंचायत के दौरान मध्य प्रदेश में राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट हो जाएगा, भोपाल। 23 मार्च को जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है, इन्होंने भोपाल में युवा महापंचायत के दौरान मध्य प्रदेश में राज्य युवा नीति और एक युवा पोर्टल का अनावरण किया। मुख्यमंत्री ने इस मौके पर युवाओं के लिए कई सारी घोषणाएं की और ऐसा उन्होंने कहा कि 5 अप्रैल तक राज्य स्तरीय युवा आयोग का पुनर्गठन किया जाएगा। युवाओं को रोजगार से जोड़ने के लिए मध्य प्रदेश सरकार ने युवा नीति में कई रियायतें भी दी हैं। तो ये चीज़ यहाँ पे ध्यान रखेंगे कि युवा महापंचायत जो है ये कहाँ पे इसका अनावरण किया गया। इसके अलावा जो युवा पोर्टल है इसका अनावरण किसने किया, तो जो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है इन्होंने इसका अनावरण किया है। किस अवसर पे, तो युवा महापंचायत था उस अवसर पे। ठीक है, भोपाल में इसका जो है आयोजन किया गया था युवा महापंचायत का। अगला है, हाल ही में प्रदीप सरकार का निधन हो गया, ये कौन थे, तो ये जो है एक फिल्म निर्माता थे। ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट होगा। यहाँ पे आप इनकी इमेज देख सकते हैं, हाल ही में इनका निधन हो गया है। दोस्तों ये फेमस फिल्म निर्माता थे प्रदीप सरकार, इनका 24 मार्च 2023 को निधन हो गया। 2005 में इन्होंने विद्या बालन की परिणीता के साथ अपने निर्देशन की शुरुआत की थी। उनके द्वारा निर्देशित अन्य फिल्में हैं, मर्दाना 2014 में आई थी, लागा चुनरी में दाग और लफंगे परिंदे 2010 में आई थी। 2005 में उन्हें परिणीता के लिए सर्वश्रेष्ठ कला निर्देशन के लिए फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। 2006 में उन्होंने एक निर्देशक की सर्वश्रेष्ठ पहली फिल्म के लिए इंदिरा गांधी पुरस्कार भी जीता था। तो ये चीज़ ध्यान रखेंगे, फेमस ये फिल्म प्रोड्यूसर थे। ठीक है, फिल्म निर्माता थे प्रदीप सरकार, इनसे संबंधित कुछ पूछा जा सकता है तो ध्यान रखेंगे प्रदीप सरकार कौन थे, तो एक फिल्म निर्माता थे। हाल ही में इनका निधन हुआ है। ठीक है, और इनकी जो फिल्में हैं वो भी ध्यान रखेंगे, जैसे मर्दानी हो गई 2014 में आई थी, और ये लागा चुनरी में दाग और लफंगे परिंदे, कुछ फेमस इनकी ये फिल्में हैं। और जो परिणीता है ये भी ध्यान रखेंगे आप, ये इसके लिए इनको जो है फिल्म फेयर पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया था। अगला है, हाल ही में किसने 2023 एबेल पुरस्कार जीता, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान रखेंगे इसको। तो ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा बी, लुइस कैफ्रेली। दोस्तों लुइस कैफ्रेली ने 2023 का कौन सा पुरस्कार जीता है, तो ध्यान रखेंगे एबेल पुरस्कार जीता है। एबेल पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो ये गणित के क्षेत्र में दिया जाता है। और इन्हें ये पुरस्कार क्यों दिया गया, तो इन्होंने गणित में नॉन लीनियर पार्शियल इक्वेशंस और फ्री बाउंड्री प्रॉब्लम्स को लेकर के दिए गए योगदान के लिए इनको दिया गया है। गणित के सबसे प्रतिष्ठित पुरस्कार को नोबेल प्राइज़ के बराबर माना जाता है। पहली बार ये जो अवार्ड 2003 में ये दिया गया था, किसको, तो जीएन पियरे को गणित के कई हिस्सों को आधुनिक बनाने हेतु दिया गया था। तो पहली बात तो ध्यान रखेंगे कि जो एबेल पुरस्कार है किस क्षेत्र में दिया जाता है, तो गणित के क्षेत्र में ये दिया जाता है। ठीक, 2023 का किसको दिया गया, लुइस कैफ्रेली को 2023 का ये अवार्ड दिया गया। और जो पहली बार ये अवार्ड दिया गया था वो कब दिया गया था, तो 2003 में जीएन पियरे को ये दिया गया था। अब यहाँ पर हम कुछ इम्पोर्टेंट जो अवार्ड हैं 2023 में और 2022 में जो प्रदान किए गए उनको जो है फटाफट से रिवाइज करेंगे। तो पहला है यहाँ पे इंटरनेशनल बुकर पुरस्कार 2022 का किसको दिया गया, गीतांजलि श्री को दिया गया।
टॉम ऑफ सैंड के लिए, 2021 का डेविड डियोप को, और किस पुस्तक के लिए, तो एट नाइट ऑल ब्लड इज ब्लैक। ठीक है, दोनों ध्यान रखेंगे। 2022 गीतांजलि श्री, 2021 डेविड डियोप। बुकर पुरस्कार की अगर हम बात करें तो 2022 का दिया गया है सेहान करुणातिलका को द सेवन मून्स ऑफ मालियल मेडा के लिए, 2021 का दिया गया है डैमन गलगुट को द प्रोमिस के लिए। साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर हम बात करें 2022 के, तो 2022 में जो हिंदी का साहित्य अकादमी पुरस्कार है वो दिया गया था बद्री नारायण को तुमड़ी के शब्द के लिए, और अंग्रेजी का दिया गया था अनुराधा रॉय को ऑल द लिप्स वी नेवर लिव्ड। ये साहित्य अकादमी पुरस्कार हो गया 2022 का। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2022 का जो है 57वां था, और ये किसको दिया गया, तो दामोदर मौजो को। 56वां जो 2021 में दिया गया वो है नीलमणि फूकन को। सरस्वती सम्मान की अगर हम बात करें तो 2022 का जो सरस्वती सम्मान है 32वां, ये दिया गया है शिवशंकरी को सूर्यवंशम के लिए, और जो 31वां सरस्वती सम्मान है वो दिया गया था रामदरस मिश्रा को मैं तो यहाँ हूँ के लिए। व्यास सम्मान की अगर हम बात करें तो 31वां जो व्यास सम्मान है वो असगर वजाहत को दिया गया था महाबली के लिए, और 30वां जो व्यास सम्मान है वो शरद पगारे को दिया गया था पाटलिपुत्र की साम्राज्ञी के लिए। दोस्तों ये जो अवार्ड आपको यहाँ पे हमने रिवाइज करा है ये वेरी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए हैं, तो सभी जो अवार्ड है इनको आप जो है रिवाइज करते रहा करो। और वैसे मैं तो इसको रिवाइज कराता ही हूँ, ठीक है, आप लोग भी इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं और इसको रिवाइज करते रहें ताकि आपको याद बना रहे। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में कहाँ पर 2 दिवसीय नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल कार्यक्रम का उद्घाटन किया गया, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा नई दिल्ली में। दोस्तों 2 दिवसीय जो नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल था, तो ये जो कार्यक्रम था इसका उद्घाटन 25 मार्च को नई दिल्ली में किया गया। 2 दिवसीय था तो 26 मार्च को इसका समापन हो गया, और समापन समारोह की जो अध्यक्षता है वो किसने की, तो डॉक्टर देवाशीष मोहंती ने इसकी समापन समारोह की अध्यक्षता की। देवाशीष मोहंती कौन है, तो ये निदेशक हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी नई दिल्ली, ठीक है, इन्होंने इसकी समापन समारोह की अध्यक्षता की है। ये जो फेस्टिवल था इसका उद्देश्य क्या था, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी के लिए एक जुनून और योग्यता को बढ़ावा देना और नवोन्मेषी और रचनात्मक अन्वेषकों को एक अनूठा मंच प्रदान करना, ये इस फेस्टिवल का उद्देश्य था। ठीक, तो ध्यान रखेंगे नेशनल साइंस सेंटर इनोवेशन फेस्टिवल जो कार्यक्रम था इसका आयोजन कहाँ पे किया गया, नई दिल्ली में इसका आयोजन किया गया। अगला है, किस राज्य विधानसभा ने ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध संबंधी विधेयक को 23 मार्च को सर्वसम्मति से पुनः पारित कर दिया। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा तमिलनाडु सरकार ने। दोस्तों तमिलनाडु विधानसभा में क्या हुआ कि ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध संबंधी जो विधेयक था उसको सर्वसम्मति से पुनः पारित कर दिया गया। ठीक है, ऑनलाइन जो जुए होते हैं, ऑनलाइन जुए पर तमिलनाडु विधानसभा ने ऑनलाइन जुआ निषेध और ऑनलाइन खेलों के नियमन विधेयक 2022 को फिर से अपनाया। तमिलनाडु के जो राज्यपाल हैं RN रवि, उन्होंने पहले ये कहते हुए इसे वापस कर दिया था कि ये जो विधेयक है ये अदालतों के फैसलों के खिलाफ है। ठीक, पहली बात तो यहाँ से ये समझिएगा कि ऑनलाइन जुए क्या होते हैं और किस तरह से जो है इससे लोगों को खतरा है। ठीक, तो जो ऑनलाइन जुए हैं उस पर प्रतिबंध लगाया है किसने, तमिलनाडु सरकार ने। क्यों लगाया है, तो दरअसल ये है कि कई बार ऐसा जो केसेस है वो पाए गए हैं कि कोई व्यक्ति है ऑनलाइन जो है वो अगर गेम खेलता है या इसके अलावा और भी कई सारे हैं, ठीक है, ऑनलाइन जुए आप कह सकते हैं, तो उसमें उसने जो है अपना पैसा लगा दिया और उसके बाद उसको वो रिटर्न नहीं मिल पाया, जिस वजह से उसने क्या की, आत्महत्या कर ली। ऐसा ही जो कोर्ट है उसने, जो विधानसभा है उसने एक युवक का जिक्र किया था सुरेश कुमार नाम का, ठीक है, जिसने क्या किया था कि ऑनलाइन रमी में 17 लाख रुपए उसने गवा दिए थे और उसके बाद उसने अपनी आत्महत्या कर ली थी। तो सरकार का ऐसा कहना था कि इस तरह की जो हत्याएं हो रही हैं उसको रोकना सरकार की जिम्मेदारी है। तो इसी को लेकर के ऑनलाइन जो जुए हैं उन पर प्रतिबंध जो है सरकार ने लगा दिया है। ऑनलाइन जुए की अगर हम बात करें तो ऑनलाइन जुए में जैसे स्पोर्ट्स वैजरिंग हो गई, फैंटेसी स्पोर्ट्स हो गया, ठीक है, ऑनलाइन लॉटरी टिकट हो गई, क्योंकि ऑनलाइन लॉटरी के लिए कई सारे लोग करते हैं आवेदन, ठीक है, इस तरह से ये भी एक तरह का जुआ है, ठीक है, और जो ऑनलाइन गेम होते हैं ये भी एक तरह के जुए हैं। तो इन सभी पर जो है प्रतिबंध लगा दिया है तमिलनाडु सरकार ने। छात्रों पर ऑनलाइन गेम के प्रभाव का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा 2022 में स्कूल शिक्षा विभाग का सर्वेक्षण कराने के बाद विधेयक को
पहली बार विधानसभा में अपनाया गया था। ठीक, तो तब इसको वापस कर लिया गया था, लेकिन फिर से जो है इसे पुनः पारित कर दिया गया है। तो ध्यान रखेंगे कि ऑनलाइन जुए पर प्रतिबंध संबंधी जो विधेयक है वो किस राज्य सरकार ने पारित किया है, तो वो किया है तमिलनाडु ने पारित। अगला है, और दोस्तों अगर आप सभी को वीडियो पसंद आता है, वीडियो अच्छा लगता है, तो सभी लोग जो है वीडियो को लाइक ज़रूर किया करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर अभी तक हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, यहाँ पर आपको सारे वीडियोस की नोटिफिकेशन भी पहुँचती रहेगी, उसके लिए आप लोग जो है जो बेल आइकन है उसको भी प्रेस करें। आर्थिक मामलों की मंत्रिमंडलीय समिति ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए कितना एमएसपी तय किया है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा, 5050 रुपये प्रति क्विंटल। दोस्तों आर्थिक मामलों की कैबिनेट कमेटी CCEA ने 2023-24 सीजन के लिए कच्चे जूट के लिए एमएसपी तय किया है। कितना, तो 5050 रुपये प्रति क्विंटल तय किया है। किसानों को उत्पादन की अखिल भारतीय भारित औसत लागत पर 63.2% का रिटर्न मिलेगा। कच्चे जूट का नया एमएसपी अखिल भारतीय भारित औसत उत्पादन लागत से कम 1.5 गुना के स्तर पर एमएसपी तय करने के सिद्धांत के अनुरूप है। तो कुल मिलाकर यहाँ से आपको ये ध्यान रखना है कि सीजन 2023-24 के लिए जो कच्चे जूट के लिए एमएसपी फिक्स किया गया है वो कितना किया गया, तो 5050 रुपये प्रति क्विंटल जो है एमएसपी तय किया गया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखेंगे कच्चे जूट के लिए। तो दोस्तों ये थे 27 मार्च से संबंधित करंट अफेयर्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो कि हमने डिस्कस किए। अब हम देखते हैं पिछले वीडियो का क्वेश्चन जो हमने आपसे पूछा था। ये पिछले वीडियो का क्वेश्चन है, हरून ग्लोबल रिच लिस्ट 2023 के अनुसार दुनिया के शीर्ष 10 अरबपतियों की सूची में शामिल होने वाले एकमात्र भारतीय कौन है, तो ऑप्शन यहाँ पे सी करेक्ट था, मुकेश अंबानी। लगभग सभी स्टूडेंट्स ने इसके सही जवाब किए। मैं आपसे रोज़ कहता हूँ कि जो भी क्वेश्चन आपसे पूछा जाए तो सभी लोग क्वेश्चन का आंसर जरूर किया करो। यह है आज का क्वेश्चन, विश्व टीवी दिवस जो है ये कब मनाया जाता है। यहाँ पे जो भी ऑप्शन करेक्ट है वो आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है और सभी लोग कोशिश करेंगे कि क्वेश्चन का आंसर करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।